बच्चों वो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन, उसमें प्रसार। देखो सामान्यतया अधिकतम पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर उनको उष्मा दी जाए तो जो उनका आकार है वो आकार उनका बढ़ जाता है। सामान्यतया अधिकतम पदार्थ ऐसे होते हैं कि अगर उनको उष्मा दी जाए या उनका ताप बढ़ाया जाए तो उनमें प्रसार हो जाता है, यानी कि उनका साइज, उनका जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं कि पहले गांव में क्या होता था, लकड़ी की बैलगाड़ियां होती थी। जब लकड़ी की बैलगाड़ियां होती थी तो उनपे पहिया भी लकड़ी का होता था, लेकिन लकड़ी के पहिए के ऊपर एक लोहे की रिम चढ़ानी होती थी बारीक सी। लकड़ी का पहिया होता है बैलगाड़ी का, उसके ऊपर लोहे की रिम चढ़ानी होती है। तो जो गांव में लोहार लोग रहते हैं वो लोहार लोग उसको क्या करते थे, पूरी जो रिम होती है रिम को पूरे आग लगा देते हैं रिम के चारों तरफ। उस रिम के चारों तरफ आग लगा देते हैं, जिससे रिम के चारों तरफ आग लगाई तो जो रिम का साइज है वो बढ़ जाता है। उस रिम का साइज बढ़ जाता है और वो लकड़ी के पहिए के ऊपर आसानी से फिट हो जाता है। और आसानी से फिट होने के बाद जैसे उस पर पानी डालते हैं उसका टेम्परेचर फिर से कम होता है, जैसे वो फिर से ठंडा होता है तो वापस वो सिकुड़ जाता है और लकड़ी के पहिए के ऊपर अच्छे से फिट हो जाता है। ये मतलब एक साधारण सा एग्जांपल है जो आपने देखा भी नहीं हो तो भी आप समझ सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। तो सबसे पहले अपन कारण जानते हैं कि जो प्रसार होता है वस्तु में ये क्यों होता है। देखो जब भी अगर वस्तु को गर्म करते हैं ना अपन, किसी वस्तु को गर्म किया जाएगा तो तापमान की वजह से उनमें कुछ वाइब्रेशन होते रहते हैं। तो जैसे तापमान बढ़ाते हो तो वो वाइब्रेशन भी बढ़ जाते हैं। जो आयाम पहले थोड़ा सा आयाम था उनका, वो आयाम अब बढ़ जाता है, ज्यादा दूर दूर तक वाइब्रेट करते हैं वो। और अगर ज्यादा दूर दूर तक वो वाइब्रेट करते हैं, इससे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। आयाम बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, तो उनके बीच की जो औसत दूरी रहेगी वो औसत दूरी भी बढ़ जाएगी। पहले जहां पे औसत दूरी इतनी सी थी, अब आयाम बढ़ चुके हैं तो औसत दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर कणों के बीच की औसत दूरी बढ़ जाएगी तो जो पूरी वस्तु है, पूरी वस्तु का आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कारण होता है। कारण क्या देखा अपन ने, जैसे अपन तापमान बढ़ाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उनके आयाम बढ़ते हैं और इसकी वजह से कणों के बीच की या अणुओं के बीच की जो दूरी होती है, औसत दूरी, वो भी बढ़ जाती है और पूरे पदार्थ का आकार भी बड़ा हो जाता है। ये कारण होता है उसमें प्रसार का। अपन ने लिखा है तापमान में वृद्धि से परमाणुओं के कंपन का आयाम बढ़ता है, जिससे ऊर्जा बढ़ जाती है। और आयाम और ऊर्जा बढ़ने की वजह से उनके बीच की जो औसत दूरी है वो भी बढ़ जाती है, जिससे पदार्थ में प्रसार होता है। अब बात करेंगे, पदार्थ तीन टाइप के होते हैं अगर उनकी अवस्था के आधार पर उनको बांटा जाए, ठोस, द्रव, गैसें, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ठोसों में प्रसार किस प्रकार से होता है, गैसों में किस प्रकार से होता है और द्रवों में किस प्रकार से होता है, सबसे ज्यादा किन में होता है और सबसे कम किन में होता है। तो अगर बात की जाए तो अगर ठोसों में उसमें प्रसार न्यूनतम होता है। कारण क्या बताया जाता है इसका, क्योंकि अंतराणविक बल अधिकतम होता है। देखो कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में क्यों है, क्योंकि उनके बीच के अणुओं की जो दूरी है ना, वो दूरी बहुत कम रहती है। बहुत कम क्यों रहती है, क्योंकि अणु और अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है। तो पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और बिल्कुल पास पास आ जाते हैं तो उनकी अवस्था ठोस होती है। ठोस अवस्था का कारण, क्योंकि अंतराणविक बल अधिक है। अगर अंतराणविक बल अधिक होगा तो मैं तापमान बढ़ाऊंगा तब भी इनके आयाम उतने ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में दो अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो आकर्षण बल कम होता है, उनके बीच की दूरी पहले से ही ज्यादा होती है, तो इसलिए उसका जो अवस्था होती है वो गैस होती है। और अगर गैस अवस्था है, कारण अपन ने बताया कि अंतराणविक बल पहले से ही कम है, गैस के अणु पहले से ही दूर दूर है। अगर अंतराणविक बल कम है, आकर्षण बल कम है दो अणुओं के मध्य, तो जैसे अपन उनको तापमान देंगे, जैसे उनकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो उनके जो आयाम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और गैसों में प्रसार सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि दो अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, गैसों में कम होता है। ठोसों में उसमें प्रसार न्यूनतम। प्रसार न्यूनतम क्यों, क्योंकि दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा है तो प्रसार कम हो पाएगा। जबकि गैसों में उसमें प्रसार ज्यादा होगा, क्योंकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम है तो जैसे ऊर्जा मिलेगी तो दूर दूर चले जाएंगे वो। इसके बाद में बात करते हैं ठोसों में प्रसार किस किस प्रकार का हो सकता है ज्योमेट्री के हिसाब से। देखो ठोस पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं। मुझे एक ठोस पदार्थ का कोई वायर भी मिल सकता है, जो वायर हो, जिसके पास केवल लेंथ रहती हो, एरिया नहीं रहता हो। ठोस पदार्थ मुझे एक पेपर की तरह का भी मिल सकता है, प्लेट की तरह का भी मिल सकता है, जिसके पास एरिया तो हो लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं हो। इसके अलावा ठोस पदार्थ मुझे वॉल्यूम शेप का भी मिल सकता है, जैसे सिलेंडर हो गया, बॉल हो गई। तो ये 3D ऑब्जेक्ट हो गए अपने पास, जो आयतन होता है जिनके पास। लेकिन कभी भी आपको
गैस या द्रव में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलेगी कि आप गैस का कोई रोड ले आए, गैस की कोई वायर ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी इच्छा हो रही कि आपको पानी पीना है तो पानी की छड़ बना लिया आपने और उसको पानी की छड़ को लेके घूम रहे हो, इच्छा हो तब पी लेंगे। पानी हमेशा एक आयतन की शेप में रहेगा, आपको बोतल में भरना पड़ेगा, आपको ग्लास में भरना पड़ेगा, तो उनके पास केवल आयतन वाला ही शेप होता है, उनके पास छड़ वाला शेप नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी की प्लेट बना लाए, द्रव की कभी प्लेट नहीं बनेगी। केवल 1D और 2D चीजें केवल और केवल ठोसों में हो सकती। तो ठोसों में प्रसार भी 3 प्रकार के रहेंगे। अगर छड़ में प्रसार हो रहा है या तार में प्रसार हो रहा है तो उसको बोला जाएगा एकवी में प्रसार, रेखीय प्रसार। अगर मान लीजिए 2D वाला ऑब्जेक्ट है अपने पास, जैसे थाली है, प्लेट है या पेपर है, कागज जो आता है, उस टाइप का अगर है अपने पास 2D वाला ऑब्जेक्ट, तो उसको द्विवीय में बोला जाएगा कि वो द्विवीय में चीजों के पास क्षेत्रफल होता है, इसलिए उनको बोला जाता है क्षेत्रीय प्रसार। जो त्रिविमीय चीजें रहेगी, जैसे सिलेंडर हो गया, बॉल हो गया, उनको अपन 3D ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उनमें बोला जाता है, उनमें जो प्रसार होता है उसको बोला जाता है आयतन प्रसार। लेकिन मुझे पता है द्रव और गैसों में 1D और 2D ऑब्जेक्ट होना संभव नहीं है, केवल और केवल 3D में होता है, आयतन शेप में होता है, ये आयतन आकार में होता है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि द्रव और गैसों में केवल और केवल आयतन प्रसार होता है, जबकि ठोसों में प्रसार तीनों प्रकार के हो सकते हैं। रेखीय प्रसार वायर में हो, रोड में हो, छड़ में। द्विमीय प्रसार किसी प्लेट में हो, चकती में हो, उनको द्विमीय प्रसार। त्रिविमीय प्रसार यानी कि जैसे सिलेंडर में हो, बेलन, सिलेंडर, बेलन, या फिर बॉल, गोला, यानी कि उनमें प्रसार। जबकि द्रव और गैस में क्या हो सकता है, केवल और केवल आयतन प्रसार हो सकता है, क्योंकि केवल वो आयतन की शेप में रह सकते हैं, उनका कोई छड़ या कोई प्लेट उनकी नहीं बनाई जा सकती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अब ठोसों में प्रसार। ठोसों में जो रेखीय प्रसार होता है, क्षेत्रीय प्रसार होता है, आयतन प्रसार होता है, क्या होता है ये प्रसार। बच्चों अपन जानते हैं कि ठोसों में जो प्रसार होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, क्योंकि जो भी ठोस पदार्थ हो सकते हैं वो 3 फॉर्म में हो सकते हैं अपने पास। या तो छड़ हो सकती है यानी कि 1D फॉर्म में, रेखीय फॉर्म में, या फिर क्षेत्रीय 2D बोल दीजिए, या फिर क्षेत्रफल वाली फॉर्म बोल दीजिए, या फिर तीसरी फॉर्म रहेगी 3D ऑब्जेक्ट्स रहेंगे अपने पास, सिलेंडर या फिर स्पेयर, बेलन और गोला जिनको बोल सकते हैं। ठोसों में प्रसार, ठोसों में पहले प्रकार का प्रसार पढ़ रहे हैं अपन, रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार किन में रहेगा, या तो कोई छड़ होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक छड़, या फिर क्या होना चाहिए, एक तार होना चाहिए, धातु का तार, धातु की छड़ या धातु का तार। क्योंकि धातुओं में जो प्रसार होता है ना, ठोसों में जो प्रसार होता है वो सामान्यतः धातुओं में होता है, धातुओं में प्रसार होता है, इसलिए अपन धातुओं में प्रसार पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए धातु का कोई तार ले लिया हो अपन ने, वायर ले लिया हो, या फिर धातु की कोई छड़ ले ली हो। धातु की छड़ की प्रारंभिक लंबाई है L0। मान लीजिए किसी टेम्परेचर पर है, अब मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो लंबाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए लंबाई में वृद्धि हुई डेल्टा L, डेल्टा वर्ड आ गया मतलब परिवर्तन को बताता है। पहले लंबाई L0 थी और डेल्टा L और बढ़ चुकी है लंबाई। अगर डेल्टा L लंबाई और बढ़ चुकी है तो नई लंबाई कितनी हो जाएगी अपने पास, L0 पहले से थी, डेल्टा L और बढ़ चुकी है, यानी कि L0 प्लस डेल्टा L हो जाएगी क्या, तो नई लंबाई अपने पास में हो जाएगी L0 प्लस डेल्टा L। लेकिन यहां पर जो लंबाई में परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा L इज इक्वल टू L0 अल्फा डेल्टा थीटा। यानी कि जो लंबाई में परिवर्तन होता है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो छड़ की प्रारंभिक लंबाई पर, एक अल्फा पर, और एक डेल्टा थीटा पर। सपोज एक 1 मीटर की छड़ है, दूसरी 10 मीटर की छड़ है, मैं दोनों को गर्म करूं, अगर 1 मीटर की छड़ 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो 10 सेंटीमीटर वाली छड़ में लंबाई में परिवर्तन 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जिसकी प्रारंभिक लंबाई ज्यादा होगी उसकी लंबाई में वृद्धि भी उसी अनुपात में ज्यादा रहेगी। यानी कि एक तो ये प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करती है, एक होता है अल्फा, यानी कि इसकी फैलने की कैपेसिटी से रिलेटेड होता है ये, कि जिसके लिए अल्फा ज्यादा होगा वो उसमें प्रसार उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि अल्फा पर निर्भर करता है। जिसके लिए अल्फा ज्यादा रहेगा उसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तीसरा है टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे लंबाई में परिवर्तन भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे लंबाई में उतनी ही ज्यादा वृद्धि होती जाएगी। तो 3 चीजों पर निर्भर करता है। अब प्रारंभिक लंबाई लिखते हैं, मुझे पता है प्रारंभिक अब नई लंबाई अगर मैं लिखूं तो जो न्यू लेंथ है वो क्या हो जाएगी, पुरानी लंबाई जो थी प्लस कितनी वृद्धि हुई, अगर वो वृद्धि में इसमें ऐड कर दूं तो नई वाली लंबाई आ जाएगी कि अपने पास L0 प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल की वैल्यू मुझे पता है कि लंबाई में परिवर्तन L0 अल्फा डेल्टा थीटा रहने वाला है, तो यहां से अपन ने वैल्यू पुट कर दी। तो जो नई लंबाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, L0
1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। ये वाला फॉर्मूला मुझे मेनली याद रखना है, क्योंकि जब भी मुझे नई लंबाई का फॉर्मूला निकालना होगा तो मुझे पता है वो एल नॉट प्लस डेल्टा एल रहेगा। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, और डेल्टा एल का फॉर्मूला याद है तो फिर इस वाले फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे स्टार मार्क लगा हुआ है केवल वो वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। ये ऑटोमेटिक क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। यहां पर एल्फा क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक, जो किसको बताता है? जिसके लिए एल्फा जितना ज्यादा होगा उसमें प्रसारित होने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, वो उतनी ही ज्यादा प्रसारित होगी। डेल्टा थीटा क्या था? ताप में परिवर्तन। यहां पे कितना ताप था उससे कितना अधिक कर दिया है मैंने। जैसे यहां पर पहले 40 था, मान लीजिए सपोज यहां पर 40 था और फिर यहां पर 50 हो गया, यानी कि डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि मैंने तापमान कितना बढ़ा दिया है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया है। एल नोट क्या थी? प्रारंभिक लंबाई। एल न्यू क्या है? नई लंबाई। डेल्टा एल क्या है? लंबाई में परिवर्तन है। ये अपन को याद रखने, फॉर्मूला याद रखना है केवल। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा होता है रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दूसरे टाइप वाला अपन ने देखा ठोसों में पहला प्रसार रेखीय प्रसार, जो छड़ में होता है या फिर बिल्कुल बारीक वायर में हो सकता है। दूसरी बात क्षेत्रीय प्रसार, प्लेट वगैरह लेंगे। प्लेट मैंने ले ली स्क्वायर शेप की, वर्गाकार आकार की मैंने प्लेट ले ली है। इसका जो क्षेत्रफल है, वो प्रारंभिक क्षेत्रफल वो बोल दिया अपन ने ए नोट है, और बाद में जो इसकी भुजा होती है, इन भुजाओं की लंबाइयां बढ़ जाती है, और लंबाइयां बढ़ने की वजह से क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है और नया क्षेत्रफल आ जाता है। मान लीजिए क्षेत्रफल कितना बढ़ा? डेल्टा ए बढ़ गया। पहले ए नोट था, डेल्टा ए और बढ़ चुका, तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ए नोट प्लस डेल्टा ए हो जाएगा नया वाला क्षेत्रफल। सेम एसएफ की बार अगर अपन डेल्टा ए की बात करें तो डेल्टा इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। वही प्रारंभिक क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, वही ताप में परिवर्तन पर निर्भर करेगा, लेकिन अब के बाद जो प्रसार गुणांक रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोला जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में विस्तार से संबंधित है ये गुणांक, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोला जाएगा। अगर वही नए क्षेत्रफल की बात करें तो एन यूज इक्वल टू ए नॉट प्लस डेल्टा ए हो जाएगा। वही ए डेल्टा ए की वैल्यू अपन को यहां से पुट करनी पड़ेगी, ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा, तो नया वाला क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। लेकिन अपन को डेल्टा ए वाला फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। सेम फॉर्मूले सिमिलर रहेंगे। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। लंबाई में परिवर्तन, यहां पर क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा है, तो ए नॉट बीटा डेल्टा थीटा। ये अपन को याद रखना है। तीसरे टाइप वाला जो प्रसार रहेगा अपने पास में वो रहेगा आयतन प्रसार की। ठोसों में जो आयतन प्रसार होता है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब अपन पढ़ रहे हैं ठोसों में आयतन प्रसार। ठोसों में तीसरे प्रकार का जो प्रसार है, अपन रेखीय प्रसार पढ़ चुके हैं, क्षेत्रीय प्रसार पढ़ चुके हैं। मुझे पता है रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है। वो अपन पढ़ेंगे आयतन प्रसार के बारे में। मान लीजिए कोई अपन ने घन ले लिया है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, जैसे चौक का डिब्बा होता है उस टाइप का कोई घन ले लिया है अपन ने, धातु का लिया है। इसका मान लीजिए प्रारंभिक आयतन v नोट है। लंबाई, तीनों साइड की लंबाई सेम रहेगी, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर रहेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रहेगी। एल नोट एल नोट एल नोट बोल दी अपन ने। अब अगर अपन ने इसको गर्म किया, इसका तापमान अगर अपन ने बढ़ा दिया, इसको उष्मा दी अगर अपन ने, तो तीनों भुजाओं की लंबाई बढ़ जाती है, नई लंबाई आ जाएगी एल न्यू एल न्यू एल न्यू, और जो आयतन रहेगा वो भी नया हो जाएगा। मान लीजिए तीनों भुजाओं की लंबाई बढ़ने से आयतन भी कुछ बढ़ चुका है। पहले आयतन था वी नॉट, अब डेल्टा वी और बढ़ चुका है, तो नया आयतन कितना आ जाएगा? वी नॉट प्लस डेल्टा वी आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है डेल्टा वी का फॉर्मूला कितना रहने वाला है? वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। अब की बार अगर आयतन में प्रसार हो रहा है तो प्रसार गुणांक भी कौन सा वाला आएगा? आयतन प्रसार गुणांक आएगा। यहां पर गामा को क्या बोला जाता है? आयतन प्रसार गुणांक बोला जाता है। अगर गामा की वैल्यू निकालनी हो तो डेल्टा वी और ये वी नॉट और डेल्टा थीटा को अपोन में भेज दिया जाए, तो यहां से गामा की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा थीटा। ऐसे अपन पिछले वाले जो अपन ने रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ा था उनकी वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपन को अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखना है, फिर से इसी फॉर्मूले से अपना काम हो जाएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। अगर गामा की वैल्यू निकालनी है तो ऑटोमेटिक इन दोनों को अपॉन में भेज देंगे। ऐसे वीनू का फॉर्मूला भी याद करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है वीनू का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? वी नॉट प्लस आयतन कितना और बढ़ गया? वी नॉट प्लस डेल्टा वी रहेगा। डेल्टा वी की वैल्यू मुझे पता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा थीटा होगा। अगर यहां से वाली वैल्यू पुट कर दी जाए तो वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा ये अपने पास आने वाला है क्या? यहां पर इसको वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा लिख देते हैं अपन, इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा।
बी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, इसको अपन ने लिख दिया। लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं, जिस पे स्टार मार्क लगा हुआ है केवल उसी को याद करना है। गामा को क्या बोला जाएगा? आयतन प्रसार गुणांक। इसके बाद में जो अल्फा बीटा और गामा, जो तीनों चीजें है ये, इनके बीच में क्या संबंध होता है? देखिए अल्फा बीटा और गामा की बात की जाए तो अल्फा बीटा और गामा का अनुपात क्या रहेगा? 1:2:3 रहेगा। यानी कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू 2 रहेगी और गामा की वैल्यू 3 रहेगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो बीटा रहेगा वो अल्फा का 2 गुना रहेगा और जो गामा रहेगा वो अल्फा का 3 गुना रहेगा। देखिए अनुपात जब भी दिया जाता है तो अनुपात को, जो जिसका अनुपात उसको उसके अपोन में लिखा जाता है। अगर बीच में इक्वल लगाना हो तो अल्फा का अनुपात 1, बीटा का अनुपात 2, गामा का अनुपात 3, तो इनको इनके अपोन में लिखा जाएगा। अल्फा का अनुपात 1, बीटा का अनुपात 2, गामा का अनुपात 3। यहां से अगर मैं इन दोनों टर्म को लेता हूं, अल्फा बीटा में अगर मुझे संबंध निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों टर्म को लूं तो यहां से बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा आ जाएगा। वज्र गुणा कर दिया जाए तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यानी कि अल्फा का 2 गुना रहेगा। यहां से अनुपात से मुझे बात पता चल रही थी 1:2, यानी कि अगर अल्फा 1 है तो बीटा कितना रहेगा? 2 रहेगा, यानी कि 1 का 2 गुना रहेगा। ऐसे यहां पर बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा आ रहा है। अगर ऐसे गामा की बात करनी हो तो इस वाली टर्म को इस वाली टर्म को लिया जाए, इन दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं और आपस में वज्र गुणा कर दूं तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ जाएगा क्या? और अनुपात से भी ये बात मुझे पता लग रही कि अल्फा का 3 गुना ही क्या रहेगा? गामा रहेगा। अल्फा को रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलेंगे और गामा को क्या बोला जाएगा? आयतन प्रसार गुणांक बोला जाएगा। मात्रक, अगर मात्रक की बात करें, देखिए यहां से मात्रक देख सकते हैं अपन। अगर गामा का मात्रक मुझे निकालना है डेल्टा वी, ये भी आयतन है, आयतन में परिवर्तन, इसका मात्रक रहेगा मीटर क्यूब। नीचे जो वी नोट है वो क्या है? प्रारंभिक आयतन था, इसका भी मात्रक क्या रहेगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट। ये क्या है? ताप में परिवर्तन। डेल्टा थीटा क्या है? ताप में परिवर्तन है। इसकी यूनिट क्या रहेगी? इसका मात्रक क्या रहेगा? डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी क्या बोल सकते हैं अपन? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, या फिर क्या बोला जा सकता है? केल्विन इनवर्स, क्योंकि ताप का मात्रक केल्विन भी होता है, डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है। तो तीनों के मात्रक क्या रहेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर क्या रहेंगे? केल्विन इनवर्स रहने वाले हैं। ये अल्फा बीटा गामा के बीच में संबंध हो चुका है। जो मैंने स्टार लगाया है वो चीजें अपन को जरूर याद करनी है। जैसे अगर डेल्टा वी के फॉर्मूले पे स्टार लगा हुआ है, डेल्टा एल के फॉर्मूले पे स्टार लगा हुआ है और डेल्टा ए के फॉर्मूले पे स्टार लगा हुआ है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा पर स्टार लगा हुआ है, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा पर स्टार लगा हुआ है। ये चीजें अपन को याद करनी है, ये चीजें अपन को याद रहनी चाहिए। बच्चों वो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक 10 मीटर लंबी लोहे की छड़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। यदि लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक 10 गुणा 10 की घात -6 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो तो छड़ की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कर कीजिए। छड़ की लंबाई में वृद्धि, छड़ की लंबाई, नई लंबाई नहीं पूछी मुझसे कि वृद्धि कितनी हुई है, केवल डेल्टा एल पूछा गया है। डेल्टा मतलब परिवर्तन, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है, डेल्टा एल मुझसे पूछा गया है। और डेल्टा एल का फॉर्मूला है, अपन ने याद किया था। डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। लिख दूं क्या मैं? जहां पर अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक होगा, डेल्टा थीटा ताप में वृद्धि या ताप में परिवर्तन होगा। अगर अल्फा की वैल्यू यहां पर देखी जाए तो अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है मुझे 10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, यानी कि इसको 10 टू द पावर -5 बोल दूं क्या? ये 10 टू द पावर +1 और -6, यानी कि 10 टू द पावर -5 बचेगा, तो 10 टू द पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा। एल नॉट प्रारंभिक लंबाई कितनी थी इसकी? 10 मीटर गिवन थी, यानी कि एल नॉट गिवन है। एल नॉट इज इक्वल टू 10 मीटर प्रारंभिक लंबाई थी ये। इसके बाद में डेल्टा थीटा, तापमान कितना बढ़ा दिया मैंने? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया। पहले 0 था, अब कितना हो चुका है? 100 चुका है, यानी कि डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो डेल्टा थीटा कितना लिख दिया जाएगा? 100 लिख दिया जाएगा। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस 0, यानी कि ये वाली वैल्यू अपने पास 100 आने वाली है। अगर इन सभी वैल्यूज को यहां पर पुट कर दे तो डेल्टा एल की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। डेल्टा एल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 10। एल नॉट की वैल्यू सबसे पहले पुट कर दी 10। इसके बाद में अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक 10 टू द पावर -5 हो जाएगा क्या है? तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दी 10 टू द पावर -5। इसके बाद में डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 यानी कि इसको 10 टू द पावर 2 लिख दिया जाएगा क्या? 10 टू द पावर 2 लिख दिया जाएगा। ध्यान दीजिए 10 की पॉजिटिव पावर कितनी हो चुकी है? 1 पावर यहां पर है, 2 पावर यहां पर है, 3 हो चुकी है। नेगेटिव पावर कितनी है? -5 है।
यानी कि अपन बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट कितनी बचेगी, 10 टू द पावर -2 बचेगी। और 10 टू द पावर -2 मीटर अगर अपने पास ये आ चुका है, तो अगर इसको मैं सेंटीमीटर में बदल दूं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पर अगर 1 मीटर की जगह अपन 100 सेंटीमीटर यानी कि लिख दिया जाए 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि 10 मीटर वाली लोहे की रोड को, 10 मीटर लंबी लोहे की रोड का तापमान आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तब जाके उसमें 1 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है यहां पर। यानी कि जो चेंज आता है वो काफी कम होता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोसों में प्रसार क्या होता है, न्यूनतम होता है। कारण क्या बोला था अपन इनका, क्योंकि इनके मध्य अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है, अंतराणविक आकर्षण बल, वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें प्रसार काफी कम हो पाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपन से बोला गया है एक धात्विक छड़, छड़ यानी कि 1D ऑब्जेक्ट होगा, केवल लेंथ रहेगी इसके पास। धात्विक छड़ की लंबाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मीटर है। तापमान दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पर लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह 5.01 मीटर हो जाती है। ध्यान दीजिए, जो छड़ की लंबाई 5 मीटर थी वो बढ़कर कितनी हो चुकी है, 5.01 मीटर हो चुकी है। यानी कि मुझे नई लंबाई दे रखी, लंबाई में परिवर्तन नहीं दे रखा है। लंबाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा, पहले कितना था 5 मीटर, अब कितनी हो चुकी है 5.01 मीटर हो चुकी है। यानी कि परिवर्तन कितने का हुआ है, केवल 0.01 मीटर का हुआ है। क्या 5 मीटर पहले से थी, 0.01 और बढ़ी तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5.01 मीटर हो जाएगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां से जो लंबाई में परिवर्तन रहने वाला है, जो डेल्टा एल रहने वाला है, डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर हो जाएगा। क्या 0.01 मीटर को मैं 1/0 हटाऊंगा तो 1/100 आ जाएगा। यानी कि इसको 10 टू द पावर -2 मीटर लिखा जा सकता है। क्या लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, 10 टू द पावर -2 मीटर। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन, इस बार डेल्टा एल मुझे फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में बोला जाता है तो धातु का रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा पूछा जा रहा है अपन से, अल्फा पूछा जा रहा है। अगर अल्फा मुझे निकालना है तो मुझे पता है डेल्टा एल वाले फॉर्मूले में अल्फा आता था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा होता है। क्या ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा थीटा। मुझसे क्या पूछा गया है, रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा मुझसे पूछा गया है। अल्फा पूछा गया है, अल्फा को एक तरफ रख दू, बाकी दोनों को अपॉन में भेज दू क्या मल्टीप्लाई में, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा थीटा आ जाएगा। क्या लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन कितना अपन पहले ही लिख चुके, 10 टू द पावर -2 मीटर रहेगा। इसके अलावा मुझे यह भी पता है कि प्रारंभिक लंबाई एल नॉट यानी कि प्रारंभिक लंबाई की बात की जा रही है, एल नॉट इज इक्वल टू प्रारंभिक लंबाई। तो प्रारंभिक लंबाई मुझे पहले दे रखी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबाई कितनी थी, 5 मीटर थी। तो यानी कि यहां पर एल नॉट यानी कि प्रारंभिक लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। क्या प्रारंभिक लंबाई यहां पर डेल्टा एल मेरे पास आ चुका है, एल नॉट मेरे पास आ चुका है। डेल्टा थीटा आ जाए, ताप में वृद्धि कितनी की है, ताप में परिवर्तन कितना हुआ है, अगर वो वाली वैल्यू भी मेरे पास आ जाए तो फिर अल्फा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है यहां से। लेकिन मुझे डेल्टा थीटा भी पता है कि मैंने तापमान में वृद्धि कितनी की है, 100 - 0 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दूं क्या इसको। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में कहां तक गर्म कर दिया, 100 तक गर्म कर दिया। ताप में परिवर्तन कितना हो चुका है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो यहां से मुझे अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू 10 टू द पावर -2 मीटर। अगर एल नोट की बात की जाए तो एल नोट की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 5, तो ये 5 लिख दिया। डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 को यानी कि 10 टू द पावर 2 लिख दूं क्या मैं। यहां से अगर अपन देखें तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। लेकिन जो ये सिंगल डिजिट आती है ना, ये अपॉन में नहीं होनी चाहिए, ऊपर ही होनी चाहिए। इसलिए अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 10 से डिवाइड भी करेंगे। 10 से डिवाइड करूंगा वो वाली पावर वापस ऊपर जाएगी तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। और यहां पर जो 10 है उससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि जो नई वैल्यू अपने पास आने वाली है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5। और एल्फा निकाल रहा हूं, रेखीय प्रसार गुणांक निकाल रहा हूं, जिसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता है। तो यहां पर लिख दिया जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। और वैसे भी यहां से पता लग जाएगा, डेल्टा एल भी मीटर में, ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ रही है अल्फा की अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये वैल्यू अपने पास आ रही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में अपन से बोला गया है 1 मीटर लंबी चांदी की धातु छड़, चांदी धातु की छड़ 1 मीटर लंबी
उस छड़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इसकी लंबाई में 0.19 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की भी वृद्धि नहीं हुई है, एक से भी कम 0.19 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। चांदी के लिए आयतन प्रसार गुणांक है। चांदी के लिए मुझे आयतन प्रसार गुणांक की गणना करनी है। आयतन प्रसार गुणांक का मतलब क्या समझेंगे अपन? गामा समझेंगे क्या? मुझे पता है गामा कौन से फॉर्मूले में आता था, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। इसी वाले फॉर्मूले में आता था डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। इसी फॉर्मूले में गामा आता है, अपने पास आयतन प्रसार गुणांक आता है। लेकिन मुझे पता है यहां पर आयतन में परिवर्तन चाहिए, मुझे प्रारंभिक आयतन चाहिए और ताप में वृद्धि चाहिए, लेकिन यहां पर आयतन जैसा कुछ भी नहीं दे रखा है। यहां पर तो केवल एक छड़ की बात की हुई है, छड़ के पास तो केवल लंबाई होती है। तो फिर मैं गामा कैसे निकाल सकता हूं चांदी धातु के लिए? मुझे पता है कि अगर मुझे लंबाई में परिवर्तन और प्रारंभिक लंबाई पता हो तो मैं एल्फा जरूर निकाल सकता हूं यहां से। ध्यान दीजिए, अगर मुझे यह पता लग जाए कि लंबाई में परिवर्तन, तो यहां से मैं एल्फा निकाल सकता हूं। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा। एल्फा तो मैं बता सकता हूं रेखीय प्रसार गुणांक कितना होगा, लेकिन मुझे बताना क्या है? आयतन प्रसार गुणांक बताना है। तो आयतन प्रसार गुणांक के लिए अपन ने एल्फा और गामा में संबंध पढ़ा था क्या? अभी गामा इज इक्वल टू 3 एल्फा होता है। मैं एल्फा निकाल दूं, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? गामा के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहला काम हुआ कि मुझे लंबाई से रिलेटेड जो भी मुझे क्वांटिटी दे रखी है वो सब लंबाई से रिलेटेड दे रखी है। प्रारंभिक लंबाई दे रखी है, लंबाई में परिवर्तन दे रखा है, यानी कि यहां से मैं एल्फा निकाल सकता हूं। फिर अल्फा जब मेरे पास आ जाएगा उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो गामा मेरे पास आ सकता है। गामा इज इक्वल टू 3 एल्फा। तो सबसे पहले अपन एल्फा निकालते हैं। यहां से एल्फा निकालना है मुझे, तो बाकी दोनों को अपोन में भेज दिया जाए। एल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा थीटा हो जाएगा क्या? लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ है? 0.19 सेंटीमीटर। तो लिख दिया अपन ने डेल्टा एल। यहां पर जो डेल्टा एल की वैल्यू रहने वाली है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.19 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 मीटर लिख दूं क्या इसको? यह आ जाएगा अपने पास में 1.9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। 0.19 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -9 मीटर। इसको और अच्छे से लिख दीजिए 0.19 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये अपन ने इसको लिख दिया है। एल नॉट प्रारंभिक लंबाई, एल नॉट का मतलब प्रारंभिक लंबाई रहेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबाई कितनी थी इसकी? 1 सेंटीमीटर थी क्या? 1 मीटर थी क्या? तो ये अपन ने लिख दिया कितनी रहेगी ये वाली लंबाई? 1 मीटर रहने वाली है। इसके बाद में बात आती है डेल्टा थीटा। तापमान में कितनी वृद्धि की है, तापमान में कितना परिवर्तन हुआ है? पहले तापमान 0 था, बाद में कितना हो चुका? 100 हो चुका क्या? यानी कि तापमान में वृद्धि कितनी हो रही है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो रही है। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर इस सारी वैल्यू में यहां पे पुट कर देता हूं तो मुझे अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल। बोलिए डेल्टा एल कितना रहेगा? 0.19 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2। एल नॉट की बात करें, प्रारंभिक लंबाई 1 मीटर हो जाएगी। डेल्टा थीटा की अगर बात की जाए तो डेल्टा थीटा कितना दे रखा है अपन को? 100 दे रखा है क्या? तो डेल्टा थीटा को मैं 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं। 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहां से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है? 0.19 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स लिख दिया जाएगा, क्योंकि अल्फा की मात्रा क्या यूनिट क्या होती है? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होती है। लेकिन जो साइंटिफिक फॉर्म होती है लिखने की कि 1 डिजिट के बाद में 0 आना चाहिए, तो अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 10 से डिवाइड भी कर देंगे। जो 10 से डिवाइड किया वो ऊपर जाके 10 टू द पावर -5 कर देगा, और इधर वाले 10 से मल्टीप्लाई किया था वो 1.9 कर देगा, 1 डिजिट के बाद में आ जाएगा। एल्फा इज इक्वल टू 1.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स मेरे पास आ चुका है। लेकिन मेरे से क्वेश्चन में आयतन प्रसार गुणांक यानी कि गामा पूछा गया है, और मुझे पता है गामा इज इक्वल टू कितना होता है? गामा इज इक्वल टू 3 एल्फा लिख दिया जाए। 3 मल्टीप्लाइड बाई एल्फा, 1.9 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 5.7 हो जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में? 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो मुझसे पूछा गामा गया था, लेकिन मुझे लंबाई वाली चीजें दे रखी थी। लंबाई वाली जो मुझे प्रारंभिक लंबाई दे रखी थी, लंबाई में परिवर्तन दे रखा था, तो वहां से मुझे पता है मैं केवल एल्फा निकाल सकता था। तो मैंने पहले एल्फा निकाला, फिर मुझे पता है गामा इज इक्वल टू कितना होता है? 3 एल्फा होता है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर अपने पास चांदी का आयतन प्रसार गुणांक आ चुका है।
देखो बच्चों, अपन पढ़ चुके हैं कि अगर अपन किसी भी वस्तु का या ठोस वस्तु का तापमान अगर अपन बढ़ाते हैं तो उसमें प्रसार हो जाता है। और अपन ने देखा कि प्रसार हो सकता है, उसकी लंबाई में प्रसार हो सकता है, उसके क्षेत्रफल में प्रसार हो सकता है, आयतन में प्रसार हो सकता है, जिसके फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए नॉट एल बीटा डेल्टा थीटा, और डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा थीटा। ये इनमें परिवर्तन था कि लंबाई कितनी परिवर्तित हुई। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए 0.1 मीटर बढ़ी है तो इसकी वैल्यू 0.1 आनी है, डेल्टा एल की वैल्यू। अब अपन इसके बाद में पढ़ने वाले कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है इनमें। प्रतिशत परिवर्तन की बात करें तो प्रतिशत परिवर्तन का एक जनरल फॉर्मूला होता है कि x में प्रतिशत परिवर्तन। अगर मुझे x में प्रतिशत परिवर्तन लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, x में कुल परिवर्तन अपॉन x का प्रारंभिक मान मल्टीप्लाइड बाय 100। ये प्रतिशत का जनरल फॉर्मूला है, ये याद होना ही चाहिए किसी में भी प्रतिशत परिवर्तन निकालना हो। अब देखो, मान लीजिए अगर मुझे लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई मल्टीप्लाइड बाय 100, ये प्रतिशत परिवर्तन। ऐसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन अपॉन क्षेत्रफल का प्रारंभिक मान लिखना है अपन को। यहां पर क्षेत्रफल का प्रारंभिक मान ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे अगर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन की बात करें तो आयतन में कुल परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखना पड़ेगा अपन को, 100 लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया। लेकिन मुझे पता है कि ये जो डेल्टा एल होता है, डेल्टा ए होता है, डेल्टा वी होता है, इनके फॉर्मूले में पहले पढ़ चुका हूं। डेल्टा एल का फॉर्मूला एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा होता है। अगर मैंने यहां पर डेल्टा एल की जगह एल नॉट एल्फा डेल्टा थीटा पुट कर दिया तो एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। जो अपने पास फॉर्मूला है लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का, वो केवल क्या बचेगा, एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 बचेगा क्या। तो ये लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला है जो मुझे डायरेक्ट याद रखना है, एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। जब भी उसमें प्रसार होता है किसी छड़ का या किसी तार का, तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है वो उसकी न प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है और न लंबाई में कुल कितना परिवर्तन हुआ उस पर भी निर्भर नहीं करेगा। केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, एक तो उसके रेखीय प्रसार गुणांक पर, ताप में कुल कितना परिवर्तन किया, केवल दो चीजों पर निर्भर करता है। इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है तो अपन क्या करेंगे, क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है। तो डेल्टा ए अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 ये अपन ने लिख दिया। मुझे पता है डेल्टा ए की वैल्यू क्या रहने वाली है यहां पर, मुझे पता है यहां पर डेल्टा ए की वैल्यू ए नोट बीटा डेल्टा थीटा रहने वाली है। ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट तो बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 बचेगा क्या। ऐसे अगर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन देखे तो गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 बचेगा क्या। इनके प्रतिशत परिवर्तन के फॉर्मूले हो गए, लेकिन अपन को याद करने उस स्टेप में अपन ने यहां पर इनको लिख दिया है। देखिए, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन की बात करें तो बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला तो मुझे याद रहना ही चाहिए, लेकिन मुझे एक और बात पता है कि जो बीटा होता है, बीटा इज इक्वल टू 2 एल्फा होता है। अपन ने रिलेशन पढ़ा है एल्फा बीटा गामा में, एल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3 होता है। तो मुझे पता है बीटा इज इक्वल टू 2 एल्फा आता था वहां से, तो मैंने यहां पर 2 एल्फा लिख दिया। अगर अपन बात करें कि बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100 आयतन में क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, बीटा की जगह मैंने 2 एल्फा पुट कर दिया है। लेकिन मुझे पता है कि यहां जो ये एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखा हुआ है, इसी को मैं जो एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय 100 लिखा हुआ है, इसी को मैं लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन बोलता हूं। केवल 2 एक्स्ट्रा आ चुका है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाय लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। यानी कि अगर मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है कि कोई वर्गाकार प्लेट है, कोई आयताकार प्लेट है, अगर आपसे बोल दिया जाता है कि अगर उसकी लंबाई में, किसी भुजा की लंबाई में परिवर्तन 1% हो रहा है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होना चाहिए, 2% परिवर्तन होना चाहिए क्षेत्रफल में। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, क्योंकि अपन ने क्या लिखा है यहां पर, बीटा डेल्टा थीटा इंटू 100 आया। मुझे पता है कि केवल इस टर्म में और इस टर्म में इतना ही डिफरेंस है कि केवल लंबाई में अल्फा आता है और क्षेत्रफल के प्रतिशत परिवर्तन में बीटा आता है। मुझे पता है बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एल्फा, यानी कि मुझे पता है इससे जस्ट डबल क्वांटिटी हो जाएगी। बीटा की जगह अगर मैं 2 एल्फा लिख दूं तो 2 एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 ये हो चुका है। 2 एल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 को अपन लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल में परिवर्तन लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का हमेशा 2 गुना होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी वस्तु के लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन 3%
लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो उस क्षेत्रफल में 6% का परिवर्तन होगा ही होगा। सेम उसी प्रकार से अगर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन की बात की जाए तो गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100, गामा की जगह मुझे पता है गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है, तो 3 अल्फा डेल्टा थीटा, इसको क्या मैं लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन लिख सकता हूं क्या? फिर से कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। सपोज एक एग्जाम, सपोज मान लीजिए किसी वस्तु की लंबाई में 2% का परिवर्तन होता है, तो अगर मुझे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो क्या कर दूं? डबल कर दूं क्या इसको? 4% परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे मुझे आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो लंबाई में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका 3 गुना कर दिया जाए। लंबाई में 2% तो क्षेत्रफल में 4% और आयतन में कितना हो जाएगा? 6% परिवर्तन हो जाएगा। इसके अलावा अपन को फॉर्मूले तो याद रखनी है, अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100, बीटा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100, गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। मैंने तीनों के आगे स्टार मार्क कर दिया है, तीनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। इसके अलावा अपन को यह भी याद रखना है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना हो तो 2 टाइम्स ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना हो तो 3 टाइम्स ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। ये बातें अपन को समझ में आ जानी चाहिए कि प्रतिशत परिवर्तन अपन को यहां से कैसे निकालना है। इसके बाद में अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं। बच्चों को अपन प्रतिशत परिवर्तन पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो अपन ने लिया है, जब किसी ठोस वस्तु का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया जाता है, कोई ठोस वस्तु है जिसका तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड घटा दिया अपन ने, जो इस घटाया जाता है तो इसके आयतन में 0.6% की कमी होती है। तो इसके आयतन में 0.6% की कमी हो रही है तो इसका रेखीय प्रसार गुणांक है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन मुझे 0.6 दिया है क्या? और आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला अभी अभी अपन ने पढ़ा था, लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे आयतन में प्रतिशत परिवर्तन गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखा जा सकता है क्या? या फिर मुझे भी पता है कि गामा की वैल्यू कितनी होती है? 3 अल्फा होती है। यहां से अगर मैं 3 अल्फा पुट कर दूं और मुझे तापमान में परिवर्तन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यहां पर 3 अल्फा पुट कर दिया जाएगा, तापमान में परिवर्तन मुझे पता है, ये मुझे पता है, और आयतन में प्रतिशत परिवर्तन भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो अल्फा फाइंड हो जाएगा। यहां से आयतन में प्रतिशत परिवर्तन जो वैल्यू गिवन है वो लिख रहे हैं अपन। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 0.6। गामा की जगह क्या लिख दिया जाएगा? 3 टाइम्स अल्फा। डेल्टा थीटा कितना कम किया है मैंने? 50 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया है तापमान को, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -50 आ जाएगी। ऐसी जो आयतन था, आयतन में भी कमी हो रही थी। जब भी कमी होती है तो परिवर्तन को कैसे लिखा जाता है? नेगेटिव से लिखा जाता है। ऐसे तापमान भी घट रहा था तो तापमान में परिवर्तन भी किससे लिख दिया अपन ने? नेगेटिव से लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं क्या इसको? नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। अगर अपन देखें तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितने आने वाला है अपने पास में? 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1। बाकी 3 को, 50 को और 100 तीनों को किधर भेज देंगे? अपोन में भेज देंगे। कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3। ऐसा होगा। 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 बाई 15 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। ये अल्फा की वैल्यू अपने पास में आ चुकी है। इसको और एग्जैक्ट देखें अपन तो इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो, 10 से डिवाइड भी कर दो, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5। और अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे गामा हो, सबकी रीडिंग क्या रहती है? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। से अपन पढ़ चुके थे पहले ही। यहां देख लीजिए एक बार फिर से, लंबाई में प्रतिशत आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला होता है गामा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। और अपन ने बोल दिया गामा इज इक्वल टू कितना होता है? 3 अल्फा, क्योंकि मुझे अल्फा ही फाइंड करना है, रेखीय प्रसार गुणांक की मुझे इसमें ज्ञात करना है। तो मैंने गामा को क्या लिख दिया? 3 अल्फा लिख दिया। अगर मुझे गामा ही पता करना होता, आयतन प्रसार गुणांक की पता करना होता तो गामा ही रहने देते, लेकिन रेखीय प्रसार गुणांक पता करना था तो गामा की जगह क्या लिख दिया? 3 अल्फा लिख दिया। बाकी डेल्टा थीटा मुझे पता, 100 मुझे पता, प्रतिशत परिवर्तन मुझे पता, अल्फा नोन है, अल्फा फाइंड हो जाएगा यहां से। ये प्रतिशत परिवर्तन का क्वेश्चन था बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 मीटर लंबी लोहे की छड़ का तापमान यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित किया जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित कर दिया, हो सकता है मैंने बढ़ा दिया हो या हो सकता है मैंने उसको घटा दिया हो, परिवर्तित किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसकी लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है। लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है क्या? लोहे के लिए अल्फा भी मुझे दिया गया है, अल्फा मुझे पता है, तापमान में परिवर्तन यानी कि डेल्टा थीटा मुझे पता है, तो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है। केवल मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन लिख दूं क्या मैं? लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100 ही होगा क्या? अल्फा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दी जाएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -5। डेल्टा थीटा तापमान में कितना परिवर्तित किया था अपन ने? 100 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन किया। मान लीजिए पहले 0 था तो कितना कर दिया? 100 कर दिया। अगर पहले 100 था तो कितना कर दिया? 200 कर दिया। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड का अपन ने परिवर्तन किया है। तो डेल्टा थीटा क्या लिख दिया जाएगा? 100 लिख दिया जाएगा। और 100 ये जो फॉर्मूले का आता है वो वाला हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 4 हो जाएंगे। 10 टू द पावर 4 और माइनस का 5 है, तो यानी कितना बचेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1, यानी कि इसको मैं 0.2% लिख सकता हूं क्या? तो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा? 0.2। अगर अपन को अल्फा पता है, डेल्टा थीटा पता है, तो ना मुझे डेल्टा एल की जरूरत है, ना प्रारंभिक लंबाई की जरूरत है। डायरेक्ट लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर यहां से मेरे से पूछा जाए कि इस क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, तो मुझे पता है कि लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। अलग से सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कितना बता देंगे? 0.4%। इससे अगर आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 0.6% हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए बच्चों, अब 2 सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, जब एक धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन किसमें होगा? सबसे पहले अपन ने बोला व्यास, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल, तीसरा ऑप्शन है आयतन और चौथा ऑप्शन है बताना कठिन है। सबसे पहले अगर अपन व्यास की बात करें तो व्यास क्या होती है? एक लंबाई होती है। क्या आपको पता है व्यास क्या होती है? एक लंबाई होती है। त्रिज्या का 2 गुने को क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो कहां से गुजरता हो, उसके केंद्र से गुजरता हो, उसी को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। व्यास एक प्रकार की लंबाई होगी। ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये आयतन दे रखा है। व्यास अगर लंबाई है तो मुझे इसके लिए प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा? अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? 2 टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अपन जानते हैं कि अगर इसमें प्रतिशत परिवर्तन 1 होगा तो इसमें कितना आएगा? 2 आएगा। इसमें कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि मुझे पता है सबसे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन किस में रहने वाला है? आयतन में रहने वाला है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन किस में रहेगा? आयतन में रहेगा। ये वाला बिल्कुल इजी था, जो अपन ने फॉर्मूलाज पढ़े उन पे बेस्ड था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए आप, किसी क्रिस्टल के लिए एक दिशा में रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 तथा अन्य 2 दिशाओं में अल्फा प्रसार गुणांक कितना है? अल्फा 2 है। तो इसका आयतन प्रसार गुणांक बताना है। जनरली अपन आयतन प्रसार गुणांक गामा को क्या बोल देते हैं? डायरेक्ट 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बोल देते हैं क्या? यही बोला जाता है गामा इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 3 अल्फा। 3 अल्फा क्यों हुआ? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा था, वाई में भी अल्फा था, जेड में भी अल्फा था। अपन ने माना कि जो भी अपने पास में ठोस वस्तु है उसका तीनों दिशाओं में रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 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 है। तो अपन अल्फा को ऐड कर देते हैं, अल्फा को ऐड कर देते हैं, अल्फा को ऐड कर देते हैं। इसलिए अपने पास आयतन प्रसार गुणांक क्या आता है? 3 अल्फा आ जाता है। लेकिन अब की बार बोला गया है अपन से कि एक दिशा में तो अल्फा 1 है तथा अन्य 2 दिशाओं में अल्फा 2 है। तो इस बार गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? गामा इज इक्वल टू एक दिशा में कितना है? अल्फा 1, बाकी 2 दिशाओं में कितना है? अल्फा 2 है। तो इस बार गामा की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आ जाएगी अपने पास? अल्फा 1 + 2 अल्फा 2 आ जाएगी। यानी कि ये थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऐसे मान लीजिए अगर कोई आपको क्षेत्रफल की बात करे, क्षेत्र प्रसार गुणांक की बात की जाए बीटा, अगर बीटा की बात की जाए तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं अपन? 2 अल्फा लिख देते हैं। अपन मानते हैं लंबाई में भी उस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है और चौड़ाई में भी उस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। अगर आपसे बोला जाए कि लंबाई का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 1 है और चौड़ाई का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा 2 है, तो बीटा इज इक्वल टू भी क्या लिखना पड़ेगा अपन को? अल्फा 1 + अल्फा 2 लिखना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट 2 अल्फा लिख देंगे। 2 अल्फा कब लिख सकते हैं? जब लंबाई का रेखीय प्रसार गुणांक भी अल्फा, चौड़ाई का रेखीय प्रसार गुणांक भी अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा + अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये बात अपन को ध्यान रखनी, ठीक है। बाकी ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है इनका। बाकी जनरली क्वेश्चन में अगर कुछ भी गिवन नहीं हो तो अपन को क्या मानना है? गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा और बीटा इज इक्वल टू क्या मानना है अपन को? 2 अल्फा मानना है। बिल्कुल दोनों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे।